मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मेघदूतम प्रश्नोत्तरी पार्ट 3। मेघदूतम प्रश्नोत्तरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं और चैनल पर देखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं आगे वीडियो को अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको मिल सके। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि आप सबको ज्ञान प्राप्त हो, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें आप और भविष्य में आगे बढ़ें, कामयाब हुए। तो इसके लिए आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि यह मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड और किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी हो, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय तो एक ही है। सिलेबस भी लगभग मिलते-जुलते रहते हैं। जैसे कि राधार्जुनीयम है, मेघदूतम है, किसी का कुछ पार्ट होता है, किसी में कुछ कम होते हैं, सिलेबस में पढ़ने होते हैं, किसी में अधिक होते हैं। जैसे टीजीटी में आपको अगर परीक्षा देनी है, तो उसमें आपका सिलेबस कम रहेगा, पाठ्यक्रम थोड़ा-सा कम पढ़ना होगा और पीजीटी के लिए आपको थोड़ा-सा अधिक पढ़ना होगा। लेकिन पढ़ना तो है ही, और परीक्षा की तैयारी यदि आपको करनी है तो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। जितनी सिलेबस में है सिर्फ उतनी ही पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है उससे बाहर से भी पूछ सके। जितनी सिलेबस में है यदि आप उतनी ही तैयारी करके जाते हैं तो हो सकता है आपको परेशानी हो, क्योंकि परीक्षा में तो बाहर से भी पूछ सकता है और सिलेबस के भीतर से भी पूछ सकता है और कभी-कभी बाहर से भी पूछ सकता है। किताबें तो वही है। यदि मेघदूतम का पूछ रहा है 1 से 10 तक श्लोक का पूछने वाला है, 1 से 20 तक के श्लोक का भी पूछ सकता है, या पूरे ग्रंथ से कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ सकता है। तो आप यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल विस्तार के साथ पढ़ाई करिए, मेहनत अच्छे से करिए और परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होइए। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेघ किस दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा आरंभ करता है? उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर दिशा की ओर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भाधान उत्सव काल के परिचय से आकाश में पंक्तिबद्ध होकर मेघ का सेवन करती हैं? हंस, बगुलियां, चातक, मोर। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन बी, बगुलियां। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप लोग भी जब वीडियो देखना प्रारंभ करिएगा तो ये जरूर अपना आकलन करिएगा कि हमको इसमें से कितना आंसर आता है। हो सकता है कभी-कभी मैं भी मिस्टेक हो सकती हूँ, मैं भी कभी-कभी गलत हो सकती हूँ या गलती से गलत हो जाता है, तो उसका भी कुछ बच्चे हमको स्टूडेंट कमेंट में करते हैं कि मैम ये नहीं ये, तो हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है। हमको इसलिए खुशी होती है, हमको ये खुशी होती है कि आप लोग तैयार हो रहे हैं, आप लोगों की तैयारी है। ठीक है? तो आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, वो हमको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो आपके लिए कितना ज्ञानवर्धक है, ये भी हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आपके कितने प्रश्न कुल इस वीडियो में सही हैं, यह आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हमको भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है या नहीं, या आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो देखिए,
प्रश्न है, गर्भाधान उत्सव काल के परिचय से आकाश में कौन पंक्तिबद्ध होकर मेघ का सेवन करती हैं? हंस, बगुलियां, चातक, मोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बगुलियां। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यात्रा में मेघ के साथी कौन होंगे? पपीहा, बगुला, मोर, राजहंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजहंस। यात्रा में मेघ के साथी राजहंस होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामगिरी किनके चरण चिन्हों से युक्त है? भगवान विष्णु के, बलराम के, श्री कृष्ण के, श्री रामचंद्र के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री रामचंद्र के। जो रामगिरी का आश्रम है वह भगवान श्री राम के चरण चिन्हों से युक्त है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा आश्रम गीले स्थल बेतों से युक्त है? चित्रकूट का आश्रम, रामगिरी आश्रम, ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामगिरी का आश्रम। जो रामगिरी का आश्रम है वह बेतों से युक्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा किससे की गई है? इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा किससे की गई है? भगवान राम से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान शंकर से, भगवान विष्णु से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवान श्री कृष्ण से। इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा भगवान श्री कृष्ण से की गई है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग का माना जाता है कि उनका वर्ण जो है नीले रंग का है और श्याम वर्ण का है। तो इसलिए जो श्याम वर्ण का मेघ है उसकी उपमा किससे की गई है? भगवान श्री कृष्ण से की गई है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं और मेघ भी श्याम वर्ण का है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम प्रदेश कौन पड़ता है? मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम प्रदेश कौन सा पड़ता है? माल प्रदेश, अमरकंटक प्रदेश, विदिशा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामगिरी से थोड़ा पश्चिम कौन सा प्रदेश पड़ता है? रामगिरी से थोड़ा पश्चिम कौन सा प्रदेश पड़ता है? अमरकंटक, विदिशा, माल प्रदेश, उज्जैनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माल प्रदेश। रामगिरी से थोड़ा पश्चिम माल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माल प्रदेश में वर्षा करके वहां की भूमि को सुगंधित करता हुआ मेघ किस ओर प्रस्थान करता है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर की ओर। माल प्रदेश में वर्षा करके वहां की भूमि को सुगंधित करता हुआ मेघ उत्तर की ओर प्रस्थान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दावाग्नि को शांत करने वाले मेघ को मित्रता के कारण आम्रकूट किस पर धारण करेगा? जो आम्रकूट पर्वत है वह मेघ को किस पर धारण करेगा?
चोटी पर धारण करेगा, सिर पर धारण करेगा, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। चूंकि जो आम्रकूट पर्वत है वह मेघ को मित्रता के कारण अपने सिर पर धारण करेगा या चोटी पर। अब चूंकि पर्वत है तो पर्वत की चोटी होती है, लेकिन अगर ऐसे माना जाए तो मानवीय रूप में यदि हम उसका चित्रण करते हैं तो कहेंगे वो कि आम्रकूट पर्वत मेघ को अपने सिर पर धारण करता है। ठीक है, तो हम चोटी भी कह सकते हैं, सिर पर भी कह सकते हैं। तो ए और बी दोनों इसका आंसर सही है। अब चूंकि मित्रता के कारण की बात है, मित्रता क्यों? क्योंकि दावाग्नि, जैसे जो जंगलों में आग लगता है तो जंगल का आग कैसे शांत होता है? जब वर्षा होती है तो जंगल का अग्नि बुझता है। ठीक है, बिना वर्षा के जंगल की अग्नि बुझ नहीं सकती है, शांत नहीं हो सकती है। तो मेघ क्या करता है? दावाग्नि को शांत करता है और इस कारण वह आम्रकूट का मित्र हो गया। कौन? मेघ। तो जब दावाग्नि को, आम्रकूट के दावाग्नि को शांत करता है मेघ, तो आम्रकूट मित्रता के कारण उसको अपनी चोटी पर धारण करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेघ की यात्रा का पहला पर्वत कौन है? जब मेघ यात्रा करता है तो उसके रास्ते में पहला पर्वत कौन सा पड़ता है? रामगिरी, आम्रकूट, कैलाश, विंध्याचल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आम्रकूट। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेंत के पौधे किस पर्वत पर पाए जाते हैं? जो बेंत है, बेंत का पौधा है, वह किस पर्वत पर पाया जाता है? कैलाश पर, विंध्याचल, आम्रकूट, रामगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामगिरी। पहले भी जो है गीले स्थल बेंत के विषय में आया है कि वह कहाँ प्राप्त होता है, तो वह रामगिरी आश्रम पर ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेंत के पौधे किस पर्वत पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है रामगिरी पर्वत पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चातक मेघ के किस ओर बोलता है? दाहिनी ओर, बाईं ओर, अग्रभाग में, पृष्ठभाग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाईं ओर। चातक मेघ के बाईं ओर बोलता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आम्रकूट को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? अमरकंटक, हिमालय, कैलाश, रामगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरकंटक। आम्रकूट को वर्तमान में अमरकंटक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ की यात्रा में सबसे अंत में किस पर्वत का वर्णन है? मेघ की यात्रा में सबसे अंत में किस पर्वत का वर्णन है? सबसे अंत में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आम्रकूट, कैलाश, हिमालय, देवगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैलाश। मेघ की यात्रा में सबसे अंत में कैलाश पर्वत का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रामगिरी से अलकापुरी तक मार्ग में कुल कितने पर्वतों का वर्णन है? 7, 8, 9, 10। कुल कितने पर्वतों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 पर्वत। रामगिरी से अलकापुरी तक के जितने मार्ग में पर्वत पड़ते हैं, तो कुल कितने पर्वत पड़ते हैं? कुल 8 पर्वत पड़ते हैं। ठीक है, तो रामगिरी से अलकापुरी तक के मार्ग में कुल कितने पर्वतों का वर्णन है? तो 8 पर्वतों का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
रामगिरी से अलकापुरी तक मार्ग में कुल कितनी नदियों का वर्णन है? 10, 12, 15, 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10। रामगिरी से अलकापुरी तक मार्ग में कुल 10 नदियों का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में सबसे अंत में किस नदी का वर्णन किया गया है? क्षिप्रा नदी, वेत्रवती नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा नदी। मेघदूतम में सबसे अंत में गंगा नदी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यक्ष मेघ को किस नदी का जल ग्रहण करने के लिए कहता है? रेवा नदी, गंभीरा नदी, वेत्रवती नदी, क्षिप्रा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेवा नदी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विंध्याचल की तलहटी में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी। विंध्याचल की तलहटी में प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। विदिशा नगरी में कौन सी नदी बहती है? वेत्रवती नदी, चर्मणवती नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेत्रवती नदी। विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी बहती है। विदिशा नगरी में कौन सी नदी बहती है? वेत्रवती नदी बहती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजा रंतिदेव ने कौन सा यज्ञ किया था? ऑप्शन ए अश्वमेध यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ, राजसूय यज्ञ, गोमेध यज्ञ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोमेध यज्ञ। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मेघ के मार्ग में मिलने वाले पर्वतों में से देवगिरी कौन सा पर्वत है? पहला, तीसरा, चौथा, आठवां। माने किस नंबर पर देवगिरी पर्वत का वर्णन हुआ है मेघ के मार्ग में? तो इसका सही आंसर है चौथा। मेघ के मार्ग में जो मिलने वाला पर्वत है वह चौथे नंबर का देवगिरी पर्वत है। ठीक है। माने जब मेघ मार्ग का वर्णन हो रहा था तो जो देवगिरी पर्वत आया था वह उसके पूर्व में 3 पर्वतों का वर्णन हो चुका है। चौथे पर्वत में किस पर्वत का वर्णन हो रहा है? देवगिरी पर्वत का। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 11, 17, 21, 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 17। चूंकि मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है और संपूर्ण मेघ में मंदाक्रांता छंद है। ये नहीं कि पूर्व मेघ में कोई और छंद है या मंदाक्रांता है, उत्तर मेघ में दूसरा छंद है। नहीं, मेघदूतम 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूतम के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इन दोनों में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है और मंदाक्रांता छंद में जो अक्षर होते हैं वह कितने होते हैं? 17 अक्षर होते हैं। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांताम्बुधिरस नगैः मोभनौ तौ गयुग्मम्।
ये मंदाक्रांता का लक्षण है। मंदाक्रांतां बुधिरस नगैः मोहनौ तौ गयुग्मम्, ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। इसमें 17 अक्षर होते हैं। इसमें 4, 6 और 7 वर्ण पर यति होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेघदूतम में राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है? कहाँ जाने को उत्सुक है भाई? मानसरोवर, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, अलकापुरी। तो मेघदूतम में राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानसरोवर। मेघदूतम में जब वर्षा ऋतु आती है तो राजहंस मानसरोवर जाने के उत्सुक हो जाते हैं। तो आषाढ़ मास का प्रथम दिवस था जब मेघ का दर्शन यक्ष करता है, तो उस समय जो है सभी राजहंस मानसरोवर जाने के उत्सुक हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रिक्तः सर्वो भवति हि लघुपूर्णता गौरवाय, यह सूक्ति किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्षिप्रा, रेवा, नर्मदा, वेत्रवती, ये सभी नदियों के नाम हैं। तो इन चारों नदियों में से किस नदी के लिए इस सूक्ति का प्रयोग किया गया है? रिक्तः सरो भवति हि लघुपूर्णता गौरवाय, रिक्तः सरो भवति हि लघुपूर्णता गौरवाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। यह जो सूक्ति है यह नर्मदा नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रौंच पर्वत के वर्णन में किस ऋषि का वर्णन आया है? दुर्वासा, विश्वामित्र, परशुराम, वशिष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परशुराम। क्रौंच पर्वत के वर्णन में ऋषि परशुराम का वर्णन आया है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगा और आप लोगों को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप मेरे सभी वीडियो को देख सकें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके, उनकी भी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके।